कल हमने मूलाधार चक्र पढ़ा था। एक बार इसकी स्लाइड में रिपीट कर दे रही हूँ तो आप लोग देखते जाएं। मूलाधार चक्र की जो स्थिति है वो सबसे रीढ़ की हड्डी पर या स्पाइनल कार्ड पर सबसे निचले टिप पर पाई जाती है, टेलबोन के टिप पर पाई जाती है, जो कि टिप जब हम बैठते हैं तो फ्लोर को टच करता है। और ये जो चक्र होता है इसमें ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य के अंदर एक शक्ति निवास करती है वो इसी चक्र के अंदर करती है और जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। ये चक्र पाश्विक चेतना और मानवीय चेतना के बीच की लिंक है और इस चक्र का इसका और स्वादिष्ठान दोनों चक्रों का जो संबंध है वो अचेतन मन से है। तो अचेतन मन में ऐसा माना जाता है कि हमारे जितने भी पिछले जन्म होते हैं उनके सारे कर्म और अनुभव यहीं पर संग्रहित होते हैं और ये पशुओं को में सबसे उच्च चक्र माना जाता है, लेकिन मानव का ये सबसे निम्न चक्र या सबसे नीचे वाला चक्र होता है। मूलाधार में का अर्थ होता है जड़, यानी हमारे जीवन का, मानव जीवन का आधार या अस्तित्व। तो इसे आधार चक्र भी कहीं-कहीं कहा गया है और इसमें जो कुंडलिनी शक्ति बताई गई है, वो एक कुंडलिनी मारे हुए सर्प के रूप में सुषुप्त अवस्था में रहती है, जो कि बहुत सारी इसकी क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा जागृत होके और ऊपर की ओर यात्रा करती है और बाकी के सारे चक्रों को भेदती हुई ये सहस्त्रार चक्र तक जाती है। फिर इसका बीज मंत्र लम है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस पिक्चर के जैसा होता है। 4 पेटल्स होते हैं जिस पर व, श और स होता है और इसमें एक स्क्वायर होता है जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है और इसके अंदर जो देवी और देवता निवास करते हैं वो अ, इस पेटल या जो पेटल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके पास ये निवास करते हैं। इसका वाहन हाथी है और ये जो हाथी होता है इसकी 7 सूंड बताई गई हैं जो सप्त खनिज का प्रतीक होते हैं। इस हाथी की पीठ पर एक उल्टा ट्रायंगल होता है और जो शक्ति का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इसी ट्रायंगल के अंदर जो एक शिवलिंग है जो कि धूम्र वर्ण है और उसी पर ही कुंडलिनी, उसके चारों ओर लिपटी हुई कुंडलिनी यहाँ पर सुषुप्त अवस्था में रहती है। फिर इसकी ये सेम चीज है। इसके जो सकारात्मक गुण हैं वो क्या-क्या होते हैं? स्फूर्ति, उत्साह, विकास। नकारात्मक गुण हो जाते हैं सुस्ती, निष्क्रियता, आत्मकेंद्रण और विषयासक्ति। इसको ये एक मनुष्य के कायाकल्प करने का मार्ग है और अगर इसकी एनर्जी एक्टिवेट होती है, अधिक होती है, तो मनुष्य अपने आप में बहुत दृढ़ निश्चयी होता है, एक चट्टान की तरह स्थिर होता है। तो मूलाधार शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है और नए जीवन की जब शुरुआत होती है, तो जो ग्रंथियाँ होती हैं, उनको नियंत्रण करता है। मानसिक रूप से ये स्थिरता देता है और ये सुरक्षा की भावना अ, का विकास करता है और सुरक्षा की भावना प्रबल करता है। ये चक्र जो है मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों ब्रह्म ग्रंथि से जुड़े हुए हैं। 3 ग्रंथियाँ होती हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। तो ये जो दोनों चक्र हैं ये ब्रह्मा ग्रंथि से जुड़े हुए हैं। ये हमने थोड़ा-सा फ्लेक्सस के बारे में देखा था क्योंकि हर चक्र एक फ्लेक्सस के पास होता है और एक फ्लेक्सस से जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमने देखा था कि जो स्पाइनल नर्व होती हैं, वो 8 पेयर सर्वाइकल होती हैं, 12 पेयर्स थोरैसिक होती हैं, 5 पेयर लंबर होती हैं, 5 पेयर सैक्रल होती है और 1 पेयर कॉक्सिस होती है। तो इस तरह से ये प्लेक्सस बनाती है। ऊपर सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रोंकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस और कॉक्सिजियल प्लेक्सस और ये हर प्लेक्सस एक किसी न किसी चक्र से संबंधित होता है। अब इसकी स्थिति जो होती है वो मेल में पेरिनियम और एनस के बीच में होती है
वहीं फीमेल में ये सर्विक्स या गर्भाशय की ग्रीवा पर होती है। इसका जो कनेक्शन होता है वो सैक्रल फ्लेक्सस जो होता है उससे होता है। तो एक तो ये सैक्रल फ्लेक्सस से रिलेटेड होते हैं मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों चक्र, और साथ में पेरिवियल फ्लेक्सस से ये रिलेटेड होते हैं। ये कुछ कोटेशंस थे। फिर इसका गुण तमोगुण होता है। यहाँ पर कुछ हमने इसके वैज्ञानिक तथ्य दिए थे कि ये जो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होता है, इसको अगर किसी ह्यूमन का डिसेक्शन किया जाता है तो उसमें इसका स्ट्रक्चर एज इट इज वही बनता है जो कि मूलाधार चक्र का है। तो ये उसके पिक्चर्स हैं जिसमें उसकी सिमिलरिटीज दिखाई गई है। ये इसके जो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के 4 सब प्लेक्सस होते हैं, वो चारों को ये जो इसकी लोटस के जैसी 4 पंखुड़ियां हैं, वो माना गया है आधुनिक विज्ञान के अनुसार। फिर इसके बाद इसका जो संबंध होता है वो सुगंध या गंध तन्मात्रा से होता है। इसकी ज्ञानेंद्री नासिका होती है, कर्मेंद्री एनस होता है। और जब मूलाधार चक्र का जागरण होता है तो एनस के चारों ओर एक ईचिंग शुरू हो जाती है, और साथ में ही नाक इतनी संवेदनशील हो जाती है कि कोई भी तेज जो स्मेल होती है उसको सहन करना मुश्किल होता है। ये चक्र अन्नमय कोश के अंतर्गत आता है, और अन्नमय कोश का पोषण और साथ में उसके जो वेस्ट होते हैं, जो अ, भोजन का अवशोषण होता है, उसके बाद जो वेस्ट है, जो बचा हुआ पदार्थ है, उसको उसका शरीर के बाहर निष्कासन, ये सारी चीजें ये चक्र करता है। फिर कुछ यहाँ चक्र को सक्रिय करने के कुछ तरीके बताए थे, जैसे विजुअलाइजेशन, ग्राउंडिंग, फिर इन अफर्मेशंस, मुद्राएं, बीज मंत्र, मेडिटेशन और कुछ फूड। तो ये उसके डिटेल्स हैं कि आप मूलाधार चक्र को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू योग जो सबसे सहज विधि दी गई है, वो दी गई है नासिकाग्र पर एक एकाग्रता, जिसको अगोचरी मुद्रा भी कहते हैं। और इस मुद्रा को लगातार करने पर मूलाधार चक्र का जागरण होता है। इसके अलावा जो मुद्राएं बताई हैं वो वज्रोली, सहजोली, मूलबंध और अश्विनी मुद्रा, ये 4 चीजें बताई हैं जो मूलाधार चक्र के जागरण में सहायक है। अब इसके बाद हम आते हैं स्वादिष्ठान चक्र पर। तो जो स्वादिष्ठान चक्र होता है, ये मूलाधार के जस्ट थोड़े से ऊपर होता है। ऐसा माना जाता है कि मूलाधार के लगभग 4 अंगुल ऊपर जो है, वो स्वादिष्ठान चक्र की लोकेशन है या स्थान है। और ये जो स्वादिष्ठान चक्र है, यहाँ से इसको जागृत करके कुंडलिनी को ऊपर ले जाना एक सबसे कठिन काम माना जाता है, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र वो जगह होती है जहां पर चेतना अशुद्ध होती है और ये अचेतन मन होता है। तो इसमें जितनी भी पुराने कर्मों के संस्कार होते हैं, कर्म होते हैं, वो सारी चीजों की छाप इसी चक्र पर रहती है। तो इसीलिए इसे कुंडलिनी जागरण में एक रुकावट माना जाता है या कठिन चक्र माना जाता है कुंडलिनी जागरण करने के लिए। अब संस्कृत में स्वादिष्ठान में स्वा का अर्थ होता है अपना, और अधिष्ठान का अर्थ होता है रहने का स्थान। इसलिए जो स्वादिष्ठान चक्र है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? अपने रहने का स्थान। तो ये जो स्वादिष्ठान चक्र है, ये मूलाधार चक्र के जागरण में हेल्पफुल भी है और रुकावट भी है। दोनों तरह की चीजें इस चक्र में पाई जाती हैं। अब इस चक्र का जो संबंध है, वो अगर स्थूल शरीर में देखें तो रिप्रोडक्शन और यूरिनरी सिस्टम से है।
और इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पाई जाती है? प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसके पास जो नर्व्स होती हैं उनमें पाई जाती है। और जो फीमेल में यदि देखें तो फीमेल में ये सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा पर पाया जाता है। सॉरी, ये मूलाधार का मैंने बता दिया, सॉरी सॉरी। इनके संस्थान तो दोनों के सेम ही हैं, स्वादिष्ठान और मूलाधार के। लेकिन स्वादिष्ठान जो है चक्र, इसको शारीरिक रूप से प्रोस्टेट ग्लैंड के पास मेल में माना जाता है। और जो कॉक्सिक प्लेस होता है, मतलब स्पाइन का ये जो लास्ट आपको टिप दिख रहा है, ये जिसको हम टेलबोन कहते हैं, यहाँ पर एक छोटे से बल्ब की तरह एनस के पास ही ये मूलाधार चक्र से लगभग 4 अंगुल ऊपर इसकी स्थिति होती है। और इसका जो क्षेत्र होता है, तो ये जो पूरी पेल्विक गर्डल होती है ये इसका क्षेत्र होता है। तो अगर टेल बोन के टिप पर मूलाधार है तो उससे लगभग 4 अंगुल ऊपर जो है स्वादिष्ठान चक्र की स्थिति बताई गई है। अस्वादिष्ठान चक्र तंत्र और योग साधना में संकल्पना का दूसरा चक्र है। इसका अर्थ है कि मानव की जब चेतना जागृत होती है तो ये मानव के विकास में या मानव की चेतना के विकास में ये दूसरा चरण है, जो कि काफी कठिन माना जाता है। और इस चक्र को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये चेतन और अवचेतन के बीच में लिंक का काम करता है। तो इसमें जितनी भी हमारे अस्तित्व की पूरे संस्कार और सारे विचार जो हमारे अस्तित्व के आरंभ से हैं और आज तक के हैं, वो सब इस चक्र के अंदर इकट्ठे रहते हैं या स्टोर रहते हैं। और ये जो चक्र है ये भावनात्मक स्तर पर जुड़ता है शरीर से और रचनात्मक स्तर पर। इसके साथ साथ ये कामुकता भी लाता है, इसीलिए इसको त्रिक चक्र भी बोलते हैं। और ये वो चक्र है जहां पर सारे कर्मों का भंडार होता है। इस चक्र में 6 पंखुड़ियां होती हैं। तो ये जो 6 पंखुड़ियां होती हैं ये जो मानव के मनोविकार होते हैं, क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व, इन क्षयों को रिप्रेजेंट करती हैं। और इन क्षयों पर विजय पाना ही इस लक्ष्य के जागरण का उपाय होता है। और इस चक्र के जागरण में जो बाधाएं आती हैं वो भी मानव के कौन कौन से गुण जो हैं वो बाधा लाते हैं? आलस्य, भय, संदेह, प्रतिशोध, ईर्ष्या और लोभ। तो ये 6 बाधाएं हैं जो इस चक्र के जागरण में रुकावट होती हैं। अब ये चक्र चूंकि मानव के विकास का दूसरे स्तर पर है और इस चक्र के बाद जो मानव चेतना है वो शुद्धता की ओर जाने लगती है और अ, उसका जो आगे बढ़ना या आरोहण उसका शुरू हो जाता है, उसकी जागृति शुरू हो जाती है। और इस चक्र का जो वाहन है वो मगर या मगरमच्छ बताया है। तत्व इस चक्र का जल है और इसका मौलिक गुण रचनात्मकता है। अब ये जो स्वादिष्ठान चक्र है इसका रंग काला है क्योंकि ये अज्ञानता का प्रतीक है। लेकिन इस काले रंग पे 6 सिंदूरी रंग की कमल की पंखुड़ियां बनी हैं और जिन पर कौन से वर्ण हैं अंकित? प, भ, म, य, र, ल। ये चमकीले रंगों से लिखे हुए हैं। इसका तत्व जल है या पानी है और इसका प्रतीक है मगर। इसका जो वाहन है या इसका जो अम, वाहन ही बोलते हैं वैसे, इसमें जो पशु है वो मगरमच्छ है। ये अर्धचंद्राकार वृत्तों से मिलके बना है और उससे इसकी जो पंखुड़ियां हैं बाहर की तरफ निकली हुई रहती हैं। ये कर्मों के भंडार ग्रह के रूप में जाना जाता है। और अ, इसका जो वाहन मगर है वो भी अचेतन जीवन की
एक सुप्त कर्मों का प्रतीक माना जाता है। और ये जो अर्धचंद्र होता है, इसके ऊपर इसका बीज मंत्र वम अंकित होता है। और इसके जो देवी और देवता हैं, इसकी देव जो हैं वो विष्णु हैं और देवी जो हैं वो राकिनी है। विष्णु जी के 4 हाथ हैं और उनका पूरा शरीर जो है वो चमकीले रंग का है। उनके वस्त्र पीले हैं, बहुत सुंदर हैं। और जो राकिनी हैं, ये नीले कमल की तरह हैं और दिव्य आभूषणों से सजी हुई हैं, अनेक शस्त्रों को धारण की हुई हैं। और उन्होंने उनकी जो मनोदशा बताई है, उन्होंने अमृत पान किया है, जिससे वो उस आनंद में मग्न हैं। और ये जो देवी हैं राकिनी, ये वनस्पति की देवी मानी जाती हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र का वनस्पति जगत से भी संबंध माना जाता है। और इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब इस चक्र का जागरण करते हैं, उस समय निरामिष आहार मतलब वेजिटेरियन होना बहुत जरूरी है। इसका ये हम बता चुके हैं आपको। इसका जो इसकी जो तन्मात्रा है वो रस है। इसकी जो ज्ञानेंद्रिय है वो जीभ है। कर्मेंद्रिय है इसका जो लिंग है। और इसमें जो वायु है वो अपान वायु है। स्वादिष्ठान का लोक भुव है। और ये भुव लोक कहाँ होता है? आध्यात्मिक जागृति का मध्य स्तर हो जाता है। और इसकी जो तन्मात्रा होती है वो अभी हमने देखा स्वाद या रस होती है। कर्मेंद्री जीव होती सॉरी ज्ञानेंद्री जीव होती है। कर्मेंद्री यौन अवयव होते हैं। ये किस तंत्र को से रिलेट होता है? किडनी और जो भी यूरिनरी सिस्टम है उससे, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन तीनों से ये रिलेट होता है। इसकी जो मुख्य वायु है वो व्यान है। और व्यान वायु जो होती है वो पूरे शरीर में फैली हुई रहती है। और ये जो स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र हैं, जैसे हमने देखा था मूलाधार चक्र जो है वो अन्नमय कोश से रिलेट करता है, तो ऐसे ही ये स्वादिष्ठान और मणिपुर जो चक्र हैं, ये प्राणमय कोश से रिलेट करता है। और ऐसा कहा जाता है कि स्वादिष्ठान में जब कुंडलिनी का ध्यान किया जाता है, तो अंदर की जो नेगेटिविटी होती है वो और अधिक मात्राओं में प्रवाहित होने लगती है। नेगेटिविटी में कौन-कौन से भाव? काम, क्रोध, लालच, जो अभी हमने 6 पढ़े थे, वो बढ़ने लगते हैं। और जब जैसे-जैसे फिर इसका जागरण होता है, एक हद तक बढ़ते हैं। और फिर जब इसका जागरण पूरी तरह से हो जाता है, तो ये भाव जो हैं, ये कम हो जाते हैं। स्वादिष्ठान चक्र जो है, वो इस व्यक्ति के अस्तित्व का आधार माना है। और मस्तिष्क में ये अचेतन मन है। अचेतन मन जहाँ पर मानव के पूरे कर्मों का कर्म स्टोर रहते हैं, या मानव का पूरा डाटा जो होता है, वो यहाँ पर इकट्ठा रहता है। तो ये पूरा मानव व्यक्तित्व का सबसे बड़ा पक्ष अचेतन मन, ये स्वादिष्ठान चक्र को ही माना जाता है। और यही अवचेतन मन के संस्कारों को जमा होने वाला केंद्र है। और इस चक्र में जो अनुभूतियां होती हैं वो भी नैसर्गिक होती हैं। नैसर्गिक अनुभूतियों का उद्गम स्थान है, ऐसा हम कह सकते हैं। तंत्र शास्त्र की जब हम बात करते हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र को पशु नियंत्रक भी कहा जाता है। तो पशु नियंत्रक मतलब, या पशुपति भी कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि पशु यानी जो पाश्विक चेतना है, और पति मतलब नियंत्रक, किसी चीज को नियंत्रण करता। तो ऐसा माना जाता है कि इसे पशुपति इसलिए कहा जाता है कि इस चक्र पर मानव की जो भी पाश्विक चेतना होती है वो पूरी तरह से नियंत्रित हो जाती है। और ये चक्र, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान, दोनों पाश्विक प्रवृत्तियों के नियंत्रण करता है, कि जिनके जागरण से ये पूरी तरह से पाश्विक चेतना से हम ऊपर उठ के मानवीय चेतना की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब जैसे कि आपको बताया था कि जब इसका जागरण होता है, तो क्रोध, लोभ, लालच, काम, द्वेष आदि इन सब का जो भाव होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका जागरण होता है, तो वैसे वैसे कर्मों का
क्षय होने लगता है और ये भाव धीरे धीरे मानव में कम होने लगते हैं। योग में इसे हिरण्यगर्भ या ब्रह्मांडीय गर्भाशय, जहां पर कि सब कुछ सुसुप्त अवस्था में वर्तमान है, कहा गया है। ऋग्वेद में इस चक्र को लेकर कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल हिरण्यगर्भ था, उसके बाद सभी वर्तमान चेतन जगत का प्रादुर्भाव हुआ और वही उन सबका संरक्षक था। तो इस तरह ये चक्र एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अचेतन मन का प्रतीक है, जहां पर कि मानव के सारे संस्कार कर्म बीज के रूप में सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। अब इसमें आपके हर एक चीज की छाप बनती जाती है। मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हुई, तो वो उसकी छाप इस चक्र पर रिकॉर्ड हो जाएगी। या कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं आते जाते किसी चीज को एक झलक देखते हैं, तो वो चीज भी इस चक्र में एज इट इज रिकॉर्ड हो जाती है। जो भी चीज रिकॉर्ड होती है उसका कोई बौद्धिक विश्लेषण नहीं होता है, लेकिन बस एज इट इज रिकॉर्ड होती जाती है और उसमें पूरा जो हमारे महत्वपूर्ण, महत्वहीन, साधारण, असाधारण सारे कर्मों का जो डाटा है वो इसमें स्टोर हो जाता है और सारी चीजें, सारे कर्म बीज के रूप में यहाँ पर पड़े रहते हैं। अब चूंकि इसमें बहुत सारे कर्म पड़े रहते हैं, इसीलिए स्वादिष्ठान चक्र को रुकावट माना है कुंडलिनी जागरण में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मूलाधार से कुंडलिनी स्वादिष्ठान तक आती है, तो कर्म बंध के कारण या कर्मों की इस अवरुद्धता के कारण वो वापस मूलाधार में लौट जाती है। और इसको इस तरह से एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि यदि एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है और उसमें हम बहुत सारी चीजें कुछ कुछ डाल दें और उसको बंद कर दें, अब जब 5 साल बाद हम उसको खाली करें तो आपने जो भी चीजें डाली थी वो आपको उस रूप में नहीं मिलेंगे जैसे कि उसमें डाले थे। तो इसी तरह इस चक्र में जो कर्म और जो छापे हम डालते जाते हैं, उनका भी वक्त, समय और घटनाओं के हिसाब से स्वरूप बदलता जाता है। और जब स्वादिष्ठान चक्र का जागरण होता है तो अनेक समस्याएं साधक के सामने आती हैं और ये जो अचेतन तत्व क्रियाशील होने लगता है और उस क्रियाशीलता के कारण वो बार बार भ्रमित होता है। उसके अंदर की जो नेगेटिव छापे हैं वो उसे डराती हैं, उसे भ्रमित करती हैं। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जब भी इस चक्र का जागरण करना चाहिए तो हमेशा किसी एक अच्छे गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, जिससे कि हम वो जो रुकावटें आ रही हैं या जो हमारे भाव हमें डरा रहे हैं वो वापस चले जाएं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भगवान बुद्ध का मिलता है कि जब भगवान बुद्ध आत्मज्ञान के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो उनके पास एक राक्षसी मारा आई। अब इस राक्षसी को एक्चुअली बताया जाता है कि ये जो मारा है ये एक राक्षसी थी, बहुत बड़े बड़े दांतों वाली, विकृत स्थिति वाली थी और डराने की कल्पना कर रही थी। तो ये जो मारा राक्षसी है ये स्वादिष्ठान चक्र की ही विकृति को दर्शाया गया है। और जैसे ही उनका स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो गया, वो अपने आप गायब हो गई और अपने जो वो कहीं मतलब चली गई। तो ये जो चीजें होती हैं, जो जो स्वादिष्ठान चक्र में मानव के जो इमोशन, भय, जो भी वो छापे बनाता है, तो जब इस चक्र को जागृत करते हैं तो वो किसी ना किसी रूप में उनके सामने आता है। और यही चक्र है जिसमें ऊर्जा को हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और ऊर्जा का जो सबसे स्थूल प्रकटीकरण है वो पदार्थ है। तो पदार्थ है मतलब उसको हम विस्तार भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊर्जा का जो स्थूल प्रकटीकरण है वो पदार्थ है और पदार्थ का जो अंत है या सबसे सूक्ष्म पार्ट है वो ऊर्जा है। और विचार को भी एक पदार्थ ही माना जाता है। तो
मतलब इस चक्र की जो ऊर्जाएं हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी दूसरी ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म करके, और उस ऊर्जा को उच्च चेतना में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही जो स्वादिष्ठान चक्र है, यहीं से ऐसा माना जाता है कि आदि ध्वनि प्रारंभ होती है, जिसका कि वर्णन नादानुसंधान में मिलता है। और इसकी जब ये जागरण हो जाता है तो बहुत सारी अति इंद्रिय प्रवृत्तियां मिल जाती हैं, जैसे पानी से डर नहीं लगना, अंतर्ज्ञान का प्रारंभ होना, सूक्ष्म शक्तियों के प्रति सजगता आना, या अपने और दूसरे हेतु किसी के लिए इच्छित वस्तु का स्वाद की अनुभूति करा देना। तो ये सारी जो सिद्धियां हैं वो इससे मिल जाती हैं। तो इन संक्षेप ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र तक चेतना शुद्ध नहीं होती है, तो स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर उठने में बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जब एक बार स्वादिष्ठान चक्र को चेतना पार कर लेती है, तो वो आगे फिर बढ़ती जाती है, और जब वो नीचे भी गिरती है तो मूलाधार तक नहीं आती है, वो मणिपुर तक ही रहती है, क्योंकि मणिपुर से फिर अवचेतन मन की शुरू हो जाती है, या जो पाश्विक चेतना की स्थिति है वो खत्म हो जाती है। अब हम इसको थोड़ा सा साइंस के हिसाब से देखेंगे कि इस चक्र का जो किस प्लेक्सस के साथ इससे संबंध है, तो ये है सैक्रल। इसमें जो आपको ग्रीन दिख रहे हैं, L5, S1, S2, S3, S4, ये जो 5 नर्व का पेयर जो है, ये जो प्लेक्स बना रहा है सैक्रल प्लेक्स, इससे इस चक्र का संबंध है। और चूंकि इसका नियंत्रण जल तत्व है और ये यूरिनरी सिस्टम को नियंत्रण करता है, तो ये किडनी और उसके ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, इन दोनों से इसका रिलेशन होता है। और अगर गैंग्लियन देखें तो सिंपैथेटिक गैंग्लियन और नर्व गैंग्लियन दोनों से ये मिलके बनता है। इसकी अगर और पोजीशन हम थोड़ी सी क्लियर देखें, तो ये सबसे ऊपर आपको रेक्टम दिख रहा है, यूटेरस, उसके बाजू में ये यूरिनरी ब्लैडर, और इसके पास ये जो सैक्रल फ्लेक्सस बन रहा है नर्व निकल के, यहाँ पर इसकी प्रेजेंस बताई है। तो जो टेलबोन होती है वो यहाँ कहीं होती है, और ये यहाँ पर इस जो चक्र की है वो उपस्थिति बताई गई है। और कल भी हमने बताया था कि इसके मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों के लिए जागरण के लिए ये जो मुद्राएं होती हैं, वज्रोली, सहजोली, अश्विन मुद्रा और मूलबंध, ये चारों सहायक होते हैं कि जिससे अम, ये जो स्वादिष्ठान चक्र है इसका जागरण किया जा सकता है। अब ये चूंकि जो चक्र है ये यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें जो कुछ आसन भी ऐसे होते हैं जिन जो कि इस चक्र को जागरण करने में सहायक होते हैं। ये आसन होते हैं शलभासन, धनुरासन और मूलबंध। तो मूलबंध इसमें है, धनुरासन और शलभासन को इसमें इम्पोर्टेंट माना है कि जब ये आसन हम बहुत देर तक करते हैं, तो इसका इस अभ्यास का जो असर होता है वो स्वादिष्ठान चक्र पर पड़ता है और उसका शुद्धिकरण होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक और आसन लिया है, भुजंग आसन। तो शलभासन, भुजंगासन और धनुरासन, ये तीनों आसन हैं जिससे इस चक्र की संवेदनशीलता बढ़ती है और इस चक्र के जागरण में ये सहयोगी होते हैं। और इसके अलावा जो मुद्राएं हैं, तो वो तो हम मुद्राएं जब हठ योग में पढ़ेंगे तब उसका डिटेल पढ़ लेंगे। अभी आप बस ये देखें कि ये जो 3 मुद्राएं हैं, वज्रोली, सहजोली और अश्विन मुद्रा, ये और मूलबंध, ये इसके जागरण में सहयोगी होते हैं। इस तरह से आपका स्वादिष्ठान चक्र जो है आज कंप्लीट हो गया है।
आज मुझे वैसे लेना था कुंडलिनी जागरण, लेकिन फिर वही चीज कि पीपीटी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि कुंडलिनी जागरण जो है वो मूलाधार चक्र से कोरिलेट करता है। मैम जैसे हर एक चक्र के देवता है। हाँ बोले, अब बोले। हर एक चक्र के कोई देवी देवता है वहां पर, मतलब वो बिलोंग कर रहे हैं कि रह रहे हैं वहां पर, और उनके होने नहीं होने का क्या मतलब है, क्यों है ऐसा? एक्चुअली ना देखो, ऐसा माना जाता है कि ये जो फ्रिक्वेंसी होती है ये किससे मैच करती है। देवी देवता है मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहां बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मूलाधार चक्र लेते हैं तो उसका बीज मंत्र लम है, उसके देवी देवता अलग हैं। फिर हम स्वादिष्ठान लेते हैं तो उसका बीज मंत्र अलग है, उसके देवी देवता अलग हैं। मतलब उन चक्र की फ्रीक्वेंसी इन तीनों से मैच कर रही है। तो यदि हम मैचिंग फ्रीक्वेंसी से चलेंगे तो उसको हम जल्दी एक्टिवेट कर पाएंगे। मतलब ये बिल्कुल सीधा सा ऐसा हुआ कि एक रास्ता आपके घर से सीधा आपके डेस्टिनेशन तक जाता है, दूसरा थोड़ा घूम के जाता है। तो यहाँ पर ये इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, इसलिए ये। अब जैसे हम बोलते हैं कि कुंडलिनी जो है एक 3.5 फेरे कुंडली लिए हुए सांप है ना, स्नेक है। तो वो सर्प थोड़ी ना है एक्चुअली, वहां वो तो प्रतीक है एक। क्योंकि आप देखिए जो सर्प होता है इसको हर धर्म में किसी ना किसी रूप में लिया जाता है। मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं, चाहे वो ड्रैगन हो, चाहे स्नेक हो, चाहे ये कोबरा हो, किसी ना किसी फॉर्म में ये हर धर्म में है। क्योंकि यहीं से जीवन जो है पृथ्वी पर आया था। इसके पहले जो जीवन था वो पृथ्वी पर नहीं था, सिर्फ पानी में था। रेप्टाइल ही वो फर्स्ट हैं जिन्होंने जीवन को पृथ्वी पर लेकर आए। और पानी में था मतलब चेतना भी बहुत नीचे थी। तो जब वो पृथ्वी पर आए तो ऑब्वियसली उनकी चेतना भी थोड़ी सी और बढ़ी होगी आगे। तो इसलिए ये सब एक प्रतीक रूप में रहते हैं। ओके ओके। मतलब रेप्टाइल्स के पहले एम्फीबिया भी आया ना, जो जल और समुद्र में भी। हाँ, एम्फीबिया एम्फीबिया आए थे। बट एम्फीबिया जो है वो पूरी तरह से वो धरती पर रहने में मतलब उनके लिए संभव नहीं था। उनके जो एडेप्टेशन थे वो धरती के कम थे, पानी के ज्यादा थे, है ना। जैसे जल थोड़ा उनके होगा। हाथ पैर पे नेट था, फिर आईलिड ट्रांसपेरेंट थी, तो ऐसी बहुत सी चीजें देखें। लेकिन जब रेप्टाइल्स आए तब पूरी तरह से जो अर्थ पर जीवन है वो पूरी तरह से डेवलप हुआ। तो एम्फीबियन हम बोल सकते हैं कि बिगनिंग थी, रेप्टाइल्स थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट था। तो ऐसा हम बोल सकते हैं। रीना मैम, जी बोले। मैं रीना बोलूँ जी हाँ बोले। मैम, ये जो चक्र के अलग अलग शेप्स हैं और ये कमल के अलग अलग किसी में पेटल्स 5 किसी में 6 ऐसे पेटल्स हैं। तो ये जब हम ध्यान करते हैं या जब हमें चक्र एक्टिवेट करना होता है तो ये हमें पता होना चाहिए कि मतलब किस में कितनी पेटल्स है, कितना शेप है। एक्चुअली क्या है, ये जो शेप होता ना, जैसे सपोज यदि भगवान की मूर्ति ना हो तब भी हम धार्मिक बने रह सकते हैं, लेकिन वो मूर्ति हमें अपने उद्देश्य से भटकाती नहीं है। मूर्ति का काम इतना ही रहता है कि उसको देख के हमको बार बार अपना उद्देश्य याद आता है और हम उससे जुड़ते जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो चक्र हैं, तो चक्र में जो पेटल्स हैं इसमें एक तो ये है कि जो पूरे अगर 6 चक्र के आप जो पेटल्स को कलेक्ट करें तो इसमें लगभग पूरी जो वर्णमाला है वो लिखी गई है ना। तो ये जो वर्णमाला है ये इसके वाइब्रेशंस हैं उस चक्र के, है ना। और फिर उन वाइब्रेशंस को मैच करके एक बीज मंत्र बनाया गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 पेटल्स हैं, 2 वाइब्रेशंस थे, तो 4 को करने की बजाय एक बीज मंत्र 8 वाइब्रेशन का बना दिया। ये एग्जाम्पल है ना, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो वो
वो जो बीज मंत्र हो गया, उसको उस पर यदि हम चेंट करें तो साउंड्स वेव्स जो होंगी वो वहां तक जाएंगी और उसको एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होंगी। अब ये तो एक इंद्रिय हो गई, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जब तक हम अपने जो अभी हमने बताया विचार पदार्थ हैं उसको फैला सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन जो विचार होते हैं वो केवल इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक हम किसी चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते हैं तब तक वो चीजें होती नहीं है। तो अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा सेंस ऑर्गन जोड़ें। जितना मैक्सिमम जिसमें 5 सेंस ऑर्गन जुड़ रहे हैं वो बहुत जल्दी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट, जिसमें 4 जुड़ रहे हैं तो थोड़ा कम होगा। तो इसीलिए इसमें क्या किया है कि एक डायग्राम भी दे दिया, कलर भी दे दिया। तो इस तरह से सारी चीजों का समावेश करने की कोशिश की है कि जिससे वो जो इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म है वो जल्दी कन्वर्ट हो। जैसे जब हमने मूलाधार के जागरण में पढ़ा था तो हमने कुछ ऐसा भी पढ़ा था कि कुछ तेज गंध वाले फूड या कुछ ऑयल्स अगर हम यूज करते हैं तो जल्दी होता है। तो वो क्या है, वो सिर्फ हमारा जो एक सेंस ऑर्गन है उसको और हम एड ऑन कर रहे हैं। जैसे जब भी हम मेडिटेशन कराते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, तो जब भी विजुअलाइजेशन कराते हैं तो उस विजुअलाइजेशन में आप जितने अधिक सेंस ऑर्गन को इन्वॉल्व करोगे वो उतना अच्छा विजुअलाइजेशन हो। और एक ये मार्केटिंग वाले भी एक फंडा बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केटिंग का कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है ना, जैसे किसी ने कोई भी फैक्ट्री खोली, उस प्रोडक्ट में जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन यूज होंगे वो उतना सक्सेसफुल होगा। ये एक मार्केटिंग का भी रूल होता है, ठीक है। नहीं तो फिर वो एड में म्यूजिक ना डाले या उसके पिक्चर अट्रैक्टिव ना बनाए। तो ये एक नियम होता है। सोनिया जी थैंक यू मैम। वेलकम। मैम 2-3 क्वेश्चंस हैं। हाँ, बोले बोले। मैम एक तो ना आपने जो वो बताया था ना, जैसे पशु नियंत्रक या पशुपति, ये सारी चीजें आपने बताई थी कि ये पशुपति। है ना, और कर्मों का क्षय होता है यहाँ पे से ही शुरू होता है। तो मैम इसकी स्लाइड नहीं बनी हुई कोई, क्योंकि उस वक्त सिर्फ वो हाँ, साइंटिफिक इसकी जो स्लाइड, हाँ वो नहीं बना पाई थी मैं, ठीक है है ना। कोई बात नहीं मैम, अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है तो उसका पीडीएफ भेज दीजिए ये वाली स्लाइड का पर्टिकुलरली। आई हाँ, थिंक 2 वो रह बिल्कुल गए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और मैम ये इसमें आपने बताया था कि अपान व्यान वायु है, तो मैम व्यान तो सब जगह होती है, तो इसमें तो अपान होनी चाहिए ना। नहीं, अपान वायु जो है वो मूलाधार चक्र की मानी जाती है ना। और इसकी व्यान मानी जाती है जो पूरे शरीर में, क्योंकि ये क्या, ये मेन यूरिन पर काम करता है, यूरिनरी सिस्टम पर, है ना। तो ये किडनी से जो फिल्ट्रेशन होता है, तो जब तक पूरे शरीर में वायु नहीं फैली होगी तब तक ब्लड को ये पूरा किडनी तक लाना और वहां से फिल्टर करके यूरिन फॉर्म करना वो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैम व्यान तो फिर सब जगह ही है ना, व्यान तो हाँ, सभी के लिए बॉडी में कॉमन सब होगी। जगह है, बिल्कुल। तो जहाँ पे अपान है वहां पे भी व्यान तो है ना, व्यान या है, नहीं? लेकिन वहां अपान डेंस है, ऐसा मान के चलिए। टेंस है मान exactly। लीजिए 90% वहां पर अपान है तो 10% ही व्यान है। ठीक है, तो ठीक है ऑब्वियसली मैम। जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो अधिक एक्टिव होगी या वो डोमिनेंट होगी। ठीक है। और मैम जैसे इसमें मतलब वो ही रहेगी, व्यान ही रहेगी, अगर हम लिखेंगे तो व्यान, हाँ, व्यान वायु है ना। व्यान रहे, हाँ। ठीक है। और मैम ये इसको एक्टिव, जैसे कल आपने उसका बताया था मूला उसका मूलाधार लास्ट चक्र। मूलाधार चक्र का, कि मतलब मिट्टी और गंध और कलर बताया था कि रेड कलर का विजुअलाइजेशन एंड ऑल। हम्म। और मंत्रों का कैसे होता है, एक रेड रूम में रखा जाता है और इस टाइप का मंत्र रहता है, शायद लम रहता है उसका। तो मैम इसका मतलब सक्रिय करने का वो जो है हाँ, इसका सारा चार्ट। एक्टिवेशन पार्ट अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, है ना। अभी शॉर्ट में इसमें हमने आपको बता दिया था ये जो मुद्राएं अकॉर्डिंग टू योग, है ना। और जो ये विजुअलाइजेशन और जो है इसका एक्चुअली थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नेट पे वैसे पिक्चर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं।
तो तो मैम उसमें जैसे उसने किया था ना मूलाधार में, वैसे ही इसको मतलब जैसे अगर हम चार्ट फॉर्म में करें, जैसे उसमें उस मंत्र को लम को करा था, इसमें वम को कर ले, उसमें रेड किया था, तो इसमें ऑरेंज होगा या ब्लैक होगा? नहीं, इसमें ऑरेंज रखते हैं। ब्लैक तो इसका बेक मतलब बैकग्राउंड ब्लैक है ना? जो आपको एक पिक्चर दिखाया था, आपको ध्यान होगा पूरा ब्लैक है और उसके ऊपर फिर ऑरेंज कलर से वो जो पेटल्स और सारी चीजें बनी हुई। तो इसमें बेस और विजुअलाइजेशन ऑरेंज कलर का रहेगा। हाँ, क्योंकि ये जो है अज्ञानता का प्रतीक है ना, और अज्ञानता मतलब अंधकार, हम्म। तमस, तो ये इस तरह से है। तो मैम ये तो अज्ञानता का प्रतीक तो मूलाधार भी है ना? दोनों हैं, लेकिन मूलाधार में क्या होता है कि वो चूंकि पाश्विक चेतना का सबसे उचला चक्र है, सबसे हम्म। ऊपर वाला है हम्म। पाश्विक चेतना में, तो उनके लिए वो उच्च है। अच्छा, जैसे हमारे लिए सहस्त्रार सबसे उच्च है, तो वो अंधकार युक्त नहीं हो सकता है नहीं, ओके, ना? ठीक। लेकिन जब वो देव योनि में जाएगा, और इसीलिए ऐसा बोला गया है कि मूलाधार जागृत करना इजी है, लेकिन स्वादिष्ठान जागृत करना मुश्किल है, क्योंकि ये एक तरह से ब्रिज है दोनों के बीच में, मूलाधार और मणिपुर, है ना? तो इन दोनों के बीच का ब्रिज होने के कारण ये टफ है। और ऐसा भी बहुत सारे शास्त्रों में, बुक्स में बोला गया है कि जब एक बार अगर ये स्वादिष्ठान क्रॉस कर गए चेतना, मान लीजिए अनाहत तक पहुंच गई और किन्हीं कारण से वो गिरती है, तो वो मणिपुर तक आएगी। मतलब अगर एक बार स्वादिष्ठान क्रॉस कर गई, तो वो फिर नीचे मूलाधार तक नहीं आती है, जब तक कि एकदम ही अगर कुछ कर्म या वो चीजें ऐसी ना हो जाएं कि एकदम ही पाश्विक हो गई, तब एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन एक जो जनरल होता है, मतलब ये चांसेस ऐसा बताया जाता है कि 100 में से 1 या 2 व्यक्ति के होते हैं कि वापस मूलाधार तक आ जाए। कि वो इतना मान लीजिए क्राइम कर रहा है, या इतना वो उसके अचानक पाश्विक विचारधारा हो गई है। लेकिन जब तक वो मानवीय चेतना के अंतर्गत रहता है, क्योंकि मानवीय चेतना का भी पैरामीटर है ना? जैसे हम लोग एक अच्छे हैं, अब जो साधु सन्यासी जाओ तो हमसे और अच्छे हैं। अब उसमें भी तो थोड़े और उच्च हैं तो और अच्छे हैं। तो हमारा भी एक पैरामीटर है। तो ऐसा बोलते हैं कि जिनकी मानवीय चेतना जागृत हो गई है, तो वो जब तक उसके अंदर पाश्विक चेतना नहीं होती, तब तक वो मणिपुर तक ही रहता है। ठीक है मैम। मैम बस थोड़ा-सा एक ये चेक करना पड़ेगा। मुझे वो लग रहा है कि ये अपान वायु मतलब ज़्यादा व्यान प्रीडोमिनेंस वायु, व्यान वायु ही है? इसमें व्यान ही दी है, सब जगह बुक में व्यान। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैम, एक बार ये चेक कर लेंगे, हाँ, क्योंकि जहाँ तक मतलब मुझे ध्यान है कि ये किडनी वाले एरिया में ना पहले अपान वायु ही बताया गया था। एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है क्योंकि मैम, थैंक यू मैम। ह्यूमन बीइंग है तो कई बार हो जाती मिस्टेक, तो एक बार सब चेक कर लेंगे हाँ, और उसको नेक्स्ट क्लास में फिर क्लियर भी कर देंगे कि जो भी है। तो हाँ, वो आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग पढ़ के क्लियर करेंगे, ठीक, ठीक है ना? ओके मैम। मैम इसके लिए ठीक है जी हाँ। मैम इसके लिए आसन कौन कौन से बताए थे आपने, प्लीज रिपीट कर दीजिए। भुजंग आसन, शलभासन और धनुरासन, है ना? मैम जैसे हमको तो पता नहीं है कि हम कौन से चक्र पर हैं या कौन सा चक्र जागृत है, मतलब तो हमको बेसिक मूलाधार से ही शुरू करना